हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, और ये विजन IAS की टेस्ट सीरीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 2993 है। ठीक है, और ये अगर क्रम में देखें उसमें तो 31 क्वेश्चन नंबर है, ये ST नंबर है। इससे पहले हमने 24 से सारे टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। जो फुल विजन के टेस्ट आते हैं वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी इसकी PDF है तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे इसकी टेलीग्राम जो PDF है उसे शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ईजिली आपको जो है PDF मिल जाएगी। ठीक है, और PDF एक बार पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। उतना यहाँ मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए आप लोग एक बार उसको पढ़ लेंगे तो आप लोग, अगर वैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे टैकल करके ले जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप एग्ज़ाम में कंफर्टेबल फील करेंगे, तो उसे देख लेना एक बार। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और ये हमारा हिंदी में पूरा डिस्कशन रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है लेकिन हिंदी में बहुत कम मिलता है, तो इसीलिए मैं हिंदी में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य साधारणीय विकास लक्ष्यों मतलब SDG जो है उससे जुड़ी स्थानीय विकास से संबंधित समस्याओं के स्थानीय समाधान है, तो पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ बनाना है, मतलब मजबूत बनाना है। और सेकंड है कि यह योजना केवल जो हमारी अनुसूची 9 है उसमें अनुसूची 9 के ऐसे क्षेत्रों तक विस्तारित है जिनमें पंचायतें विद्यमान हैं। थर्ड है कि इसमें इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो देखो, ये थर्ड हमारा गलत हो गया, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये जो हमारा पंचायती राज मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, जो ये हमारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है। और ये जो कहा गया है कि सेकेंड में, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो अनुसूची जो 9 है इसमें जितने पंचायती राज से जो मामले विद्यमान है वो तो इसमें इंक्लूड हैं ही, साथ में इसके अतिरिक्त अन्य मामले भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट ये हमारा सही है कि ये पंचायतों को जो है सुदृढ़ बनाएगा, मतलब साधारण विकास लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में। तो हमारा फर्स्ट सही हो गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक। ठीक है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है कि भारत में कपास उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि कपास के कुल वैश्विक रेशा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% है। सेकंड है कि भारत सरकार मध्यम और लंबी रेशे दोनों प्रकार के कपासों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। थर्ड है कि यह वस्त्र मंत्रालय के अधीन अधीन संचालित कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी MSP परिचालनों के लिए प्रमुख एजेंसी है। तो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट इसके परिप्रेक्ष्य में सही हैं जो कपास उद्योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा ये सही हो गया, डी ऑप्शन, तीनों सही हैं इसमें। ठीक है, चलते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड थर्ड पे। तो इसमें कहा गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट है कि यह अस्पृश्यता का प्रचार करने और आचरण करने हेतु दंड निर्धारित करता है। सेकंड है कि यह राज्य सरकारों को दिव्यांगता के अधीन व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व प्रदान करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। जो ये हमारा सिविल राइट संरक्षण अधिनियम है 1955 का, उसके परिप्रेक्ष्य में दोनों सही हैं, क्योंकि जो आर्टिकल हमारा 17 है जो अस्पृश्यता के बारे में बात करता है उसके बारे में ये मतलब पूरी तरीके से बताता है। ठीक है, तो ये इसमें इनको भी इंक्लूड किया गया है, जो दिव्यांगता है उसके उत्तरदायित्व को, जो विधिक सहायता के लिए उसके उत्तरदायित्व को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हो गए, तो ये ऑप्शन सी सही हो गया, एक और दो दोनों सही हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि शक संवत पर आधारित पंचांग को देश के आधिकारिक राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है। तो शक संवत पंचांग के तहत वर्ष 2020 के संगत होगा, तो मतलब वर्ष 2020 है तो इसको अगर शक संवत के आधारित पंचांग में परिवर्तित करना हो तो कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट है कि 1942 शक संवत, या 1963 शक संवत, या फिर सी है 1999 शक संवत, और 2077 शक संवत। तो देखो इसमें क्या होता है, जो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि 1942, क्योंकि जो शक संवत था इसकी शुरुआत की थी जो सातवाहन शासक थे वहाँ के राजा शालिवान, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, और उनका जो राज्याभिषेक जब से किया गया था उसी को शक संवत घोषित किया था उन्होंने। तो उसमें क्या किया था, 78 ईस्वी में जो है उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो उसी 78 को जब घटा देते हैं वर्तमान वर्ष से तो शक संवत निकल आता है, तो हमारा 1942 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, कोई भी वर्ष दिया जा सकता है उसमें से अगर 78 निकालेंगे। ठीक है,
जो तो वो शख्सवत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग इसका ध्यान रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, और कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है ध्यान रखने में। ठीक है, तो फर्स्ट है कि सरकार की आर्या मतलब आर्या परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए कृषि उद्यम आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सेकंड है कि इसे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसमें बताना है कि जो आर्या के बारे में ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये केवीके के माध्यम से ही कार्यान्वित की जा रही है, और इसका उद्देश्य जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए कृषि उद्यम आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, और तो ये आर्या जो बात करें आर्या की, तो ये चलाई गई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में आईसीआर द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ताकि जो है ये जितने बेरोजगार युवा हैं उनको जो है कृषि कार्य में लगाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सद्भावना के बारे में बताना है कि इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए चलाया गया था। तो फर्स्ट है कि संघर्षरत परिश्रम पश्चिम एशिया में फंसे भारतीय निवासियों को वापस देश में लाना। सेकेंड है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों को प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। सी है कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को संबोधित करते हुए भारत सरकार की सहायता करना। और डी है वामपंथी उग्रवाद को प्रभावित पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह रोधी अभियान चलाना। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। इसका यही लक्ष्य था कि आतंकवादी जो है क्षेत्र है उसको जो है आतंकवादी विरोधी रणनीति तैयार करना, और वहाँ के लोगों को जो है उनके आतंकवाद के प्रति सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये था। तो नेक्स्ट है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाले मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब MICR तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनकी सहायता के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकें लिखने हेतु। सेकेंड है कि वास्तविक समय के आधार पर भीड़ में चेहरे की पहचान करने हेतु। सी है कि चेक क्लियरेंस को अधिक कुशल बनाने हेतु। डी है कि धोखाधड़ी में कई बार मतदान से बचाव के लिए चुनाव के दौरान मतदाताओं की उंगली को चिन्हित करना। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो ये MICR होता है तो ये होता है कि चेक क्लियरेंस को अधिक कुशल बनाना। ठीक है, और इसका मतलब होता क्या है, क्योंकि ऑनलाइन जो चेक की जो क्लियरेंस होती है उसके बारे में बात करता है। पहले ऑफलाइन होता था, तो चेक को बैंक में पहले भेजा जाता, पहले जो चेक प्राप्त करता था वो पहले जमा करता था बैंक में, फिर बैंक वो जाती थी, जिस शाखा की होती थी वहाँ पे जाती थी, वहाँ से क्लियरेंस मिलता था, तब बैंक के खाते मतलब लाभार्थी के खाते में पैसे जाते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि ऑनलाइन कर दिया गया सारा सिस्टम। तो अब जो है यही MICR तकनीकी के अंतर्गत तुरंत जो है उसका रिकॉग्निशन कर लिया जाता है, उसके बाद लाभार्थी के पैसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उसी के लिए तकनीकी को कुशल बनाने की बात करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में। और इसमें ये जो ICMR होता है इसमें 9 अंक दिए होते हैं, जिसमें जो क्या होता है फर्स्ट 3 अंक क्या करते हैं कि वो एक शहर रिकॉग्नाइज करते हैं जिस शहर में वो मतलब होता है, और फिर ये जो मध्यम 3 अंक होते हैं ये क्या करते हैं कि वो बैंक को निर्धारित करते हैं कि कौन सी बैंक है, और थर्ड लास्ट जो होते हैं जो हमारे 3 वो शाखा को निर्धारित करते हैं कि कौन सी शाखा है बैंक की। ठीक है, मतलब शहर, बैंक और शाखा तीनों चीज़ों को निर्धारित करते हैं ये 9 अंक। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो फर्स्ट है, यह गृह मंत्रालय के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। सेकंड है कि यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों और शोधार्थियों के लिए लोक अभिलेखों को अभिगम्य बनाता है। थर्ड है कि यह अधिकारी गोपनीयता अधिनियम के दायरे में आने वाले सरकार के वर्तमान अभिलेखों का संरक्षण करता है। तो इसमें देखो जो राष्ट्रीय अभिलेखागार के संदर्भ में बताया गया, तो ये जो अधिकारी गोपनीयता अधिनियम के दायरे में ये नहीं आता है। ये हमारा जो इसकी बात करें तो ये हमारा आता है लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये कार्य करता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और सेकंड में जो कहा गया है कि ये विभिन्न सरकारी एजेंसियों में शोधकर्ताओं के लिए लोक अभिलेखों की अभिगम्य बनाता है, तो ये सेकंड हमारा सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये जो हमारा कहा गया है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। तो इसमें निम्नलिखित
इसमें कहा गया है कि नई इस्पात नीति इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दीर्घकालीन दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का उद्देश्य है? तो जो 2017 की इस्पात नीति है उसके बारे में बताना है कि कौन से उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट है कि 2030 से 31 तक 300 मिलियन टन इस्पात विनिर्माण क्षमता प्राप्त करना। सेकेंड है कि यह उच्च श्रेणी की ऑटोमेटिक इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक इस्पात, स्पेशल स्टील और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए मिश्र धातुओं के 100% मांग हेतु आपूर्ति की परिकल्पना करती है। और थर्ड है कि लौह अयस्क, कोकिल कोल और प्राकृतिक गैस जैसे कच्चे माल की प्रतिस्पर्धी दरों को पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो ये देखो, इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं जो हमारे ये इस्पात नीति आई है 2017 की, ठीक है। तो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा आरंभ किए गए ई रकम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद की अनुमति प्रदान करता है। सेकेंड है कि यह किसी अधीनस्थ के बिना बैंक खातों में भुगतान के माध्यम से किसानों की सहायता करेगा। तो देखो ये सेकेंड तो सही है, ये बिना किसी जो मध्यस्थता के बैंक खातों के भुगतान के लिए किसानों की सहायता करेगा। लेकिन जो ये कहा गया है कि ये फर्स्ट वाला इसमें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए खाद्यान्नों की खरीद की अनुमति करेगा, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया। इसमें कहा गया कि जो ये ऑनलाइन पोर्टल है, जो छोटे गांव के किसान होते हैं उनको इंटरनेट और ई रकम के केंद्रों के द्वारा विश्व के बड़े बाजारों से ये जोड़ने का काम करेगा, जिससे अपने जो है प्रोडक्ट को छोटे किसान जो है आसानी से इजीली वर्ल्ड लेवल तक बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात किया गया, तो हमारा केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया, फर्स्ट गलत हो गया इसमें, तो बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा सरकारी पहलों और उनके उद्देश्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो ये पहले दी गई मतलब कार्यक्रम है, उनके उद्देश्य दिए गए हैं। तो आर्ट्स के बारे में बताया गया है, तो महासागरीय अनुसंधान एवं अम्ब्रेला योजना है। सेकेंड है ओ स्मार्ट, तो ये किशोर और किशोरियों के लिए प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर केंद्रित है। थर्ड है उज्ज्वला है, तो ये है कि महिलाओं और बच्चों के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए। तो देखो ये जो थर्ड वाला ये हमारा सुमेलित है, ये उज्ज्वला, ये महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम के बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन जो ये अर्थ है, तो ये अर्थ जो है ये चलाया गया था कार्यक्रम किशोर और किशोरियों के लिए प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर केंद्रित था, ठीक है। लेकिन ओ स्मार्ट है, ये एक महासागरीय अनुसंधान है जो अम्ब्रेला योजना हेतु है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे गलत हो गए, फर्स्ट हमारा थर्ड सही हो गया, तो ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है जिला न्यायाधीश और उसके समान योग्य व्यक्ति को इस अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। सेकेंड है कि अधिकरण के सदस्य वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले चयन बोर्ड की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देखो ये सेकेंड में ये गलत है, क्योंकि ये वित्त मंत्री की अध्यक्षता के बारे में जो बताया गया ये गलत है। इसमें ये नहीं होता है, इसमें होता है जो ये कार्मिक मंत्रालय होता है, कार्मिक मंत्रालय के जो कार्मिक मंत्रालयों के कार्मिक मामलों के जो विभाग का सचिव होता है, ठीक है, वही इसका मतलब सदस्य होता है, उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसी की अध्यक्षता में ये कार्य किया जाता है, इस बोर्ड की अनुशंसा पर केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट ये सही है, जिला न्यायाधीशों और उसके समान योग्य व्यक्ति को इस अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ये तो हमारा सही हो गया, तो फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। सेकेंड है कि यह पहला राजनीतिक अवसर है जब गाया गया था, तो कांग्रेस अधिवेशन जो 1896 का अधिवेशन था इसमें गाया गया था। तो देखो इसमें जो बात करें तो वंदे मातरम की, तो देखो इसका जो है रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। तो ये भी संस्कृत में इन्होंने लिखा था और इसको पहली बार जो है गाया गया था, जो कांग्रेस का अधिवेशन 1996 का हुआ था, इसी में गाया गया था। और इसमें जो इसके अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्षता इस अधिवेशन की किसने करी थी, तो जो रहीमतुल्लाह सयानी थे इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताना है कि कौन से कथन सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यह ब्रिक्स देशों के साथ साथ अन्य विकासशील देशों की अवसंरचना और साधारणीय विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए स्थापित किया गया है। सेकेंड है कि यह संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य इस बैंक का सदस्य बन सकता है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि कोई भी संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो है इसका बैंक का सदस्य बन सकता है। लेकिन इसमें
कंडीशन एक रखी गई है कि जो ब्रिक्स बैंक जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उसमें की जो कंट्रीज ब्रिक्स बैंक की जो कंट्रीज हैं उनकी जो इस बैंक में भागीदारी 55% से कभी भी कम नहीं हो सकती, चाहे कितने भी इसमें देश शामिल हो जाएं, लेकिन 55% की भागीदारी केवल उन्हीं देशों की रहेगी, ठीक है। और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। और ये इसका जो आपको देखने को मिलेगा, जो इसका मुख्यालय की बात करें तो ये ब्रिक्स जो हमारी ब्रिक्स देश की कंट्री है चाइना के अंतर्गत इसमें संघाई में इसका जो है ये देखने को मिलता है, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और ब्रिक्स देशों की बात करें कि कौन कौन से कंट्री हैं, तो देखो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इनमें ये 5 कंट्री हैं। तो ये तो हमारा दोनों सही हो गया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही हो चुका है। नेक्स्ट है कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला न्यूटन भाभा फंड भारत तथा यूनाइटेड किंगडम द्वारा किस उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया था। तो फर्स्ट है कि कम लागत वाली सौर प्रौद्योगिकियों में पारस्परिक अनुसंधान को बढ़ावा प्रदान करना। सेकेंड है कि यूनाइटेड किंगडम और भारत में प्रारंभिक चरणों के प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का वित्त पोषण करना। थर्ड है कि यूनाइटेड किंगडम तथा भारतीय संस्थानों के मध्य अल्पकालिक पीएचडी प्लेसमेंट का समर्थन करने हैं तो वित्त पोषण प्रदान करना। डी है कि वृद्धावस्था सुविधा के लिए निजी निवेश का लाभ उठाना। तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम और भारतीय संस्थानों के मध्य अल्पकालिक पीएचडी प्लेसमेंट का समर्थन करने के वित्त पोषण प्रदान करना है, यही काम था न्यूटन भाभा जो फंड जो भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा जो स्थापित किया गया था, यही उद्देश्य था इसका। नेक्स्ट है कि भारत में होम गार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है यह पुलिस की सहायता करने के लिए स्थापित एक स्वयं सेवी बल है। तो सेकंड है कि भारत के सभी नागरिकों जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के होम गार्ड की सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। सी है कि इसमें चिकित्सकों, अभियंताओं और महाविद्यालय के छात्रों, कृषि, औद्योगिक कामगारों आदि जैसे विभिन्न वर्गों से इसे नियुक्त किया जा सकता है। इसमें डी है कि होम गार्ड पर होने वाला व्यय पूर्ण रूप से केंद्र पर वाहन होता है। तो देखो ये डी ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि जो ये केंद्र पर और राज्य दोनों पर वाहन किया जाता है, जो होम गार्डों पर ये खर्च किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट, ये डी हमारा गलत हो गया और ये हमारे सारे स्टेटमेंट सही हैं तीनों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि पर्सनल लॉ को धर्म और आस्था और संस्कृत के आधार पर निश्चित वर्ग या लोगों के समूह को किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होने वाली विधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है भारत में संसद व राज्य विधानमंडल दोनों पर्सनल लॉ के विषय पर विधि का निर्माण कर सकते हैं। सेकेंड है कि भारतीय मुसलमानों और भारतीय ईसाइयों को विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। तो ये गलत है, ये तो 1954 के अंतर्गत इन्हें नहीं। देखो ईसाइयों की बात करें तो इनको जो है, जो इनका एक्ट था, जो ईसाइयों के अंतर्गत एक्ट था, ईसाई विवाह अधिनियम के अंतर्गत, तो ये 1872 का था, इसके अंतर्गत इनको लिया गया है, ठीक है। इनको पंजीकृत किया जाता है। और मुसलमानों के लिए जो है, मुस्लिमों के लिए जो होता है आपका मुस्लिम एक्ट जो 1939 का है, उसके अंतर्गत इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया सेकेंड। लेकिन फर्स्ट में जो कहा गया है कि क्यों संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा पर्सनल लॉ के विषय पर विधि निर्माण कर सकते हैं, तो ये सही है, क्योंकि ये जो हमारा विवाह और ये धर्म के बारे में जो बात करता है, ये हमारी समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची में दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, तो इसमें विभाग और संगठन दिए हुए हैं और उससे संबंधित मंत्रालय दिए हैं। तो बताना है कि कौन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाग, गृह मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ग्राम विकास मंत्रालय। और थर्ड है कि जल संसाधन, नदी विकास एवं जल गंगा संरक्षण मंत्रालय। तो देखो जल शक्ति मंत्रालय। तो देखो ये थर्ड भी हमारा सही है, क्योंकि जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग ये है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये भी हमारा सही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो कहा गया है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग, तो ये हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमारे 1 और 3 सही हो गए इसमें, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, सेकेंड है कि औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, फिर थर्ड है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण CPI ग्रामीण के बारे में बात करता है, फोर्थ है कि थोक मूल्य सूचकांक। तो देखो जो थोक मूल्य सूचकांक है ये तो आपका आता है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये जारी करता है।
और जो इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो ये वाला जो ये श्रम मंत्रालय के मतलब लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये और हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण जो है, ये दोनों जो हमारी स्टेटमेंट ये CSO के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमारा एक और 3 सही हो गया, 1 और 3 सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम यानी RNTCP को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के रूप में पुनः प्रारंभ किया गया है। इस संदर्भ में NTEP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका लक्ष्य साधारणीय विकास लक्ष्यों को 5 वर्ष पूर्व 2025 तक रोग का उन्मूलन करना है। सेकेंड है कि यह पहली बार टीबी रोगियों के निःशुल्क निदान और उपचार का प्रावधान करता है। तो देखो ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसका लक्ष्य जो है साधारणीय विकास लक्ष्यों के 5 वर्ष पूर्ण, क्योंकि साधारणीय विकास का जो लक्ष्य है वो 2030 तक का है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही हो गया। लेकिन ये जो कहा गया ये गलत है, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले इसको 2017 में स्टार्ट किया गया था, तब भी जो है सब्सिडाइज और कम मूल्य पर ये दवाएं प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट सही है ए ऑप्शन। ठीक है, और जो UN का टारगेट है, जो टीबी उन्मूलन की बात करें तो ये UN का जो टारगेट है ये 2030 का जो साधारणीय विकास का लक्ष्य है उसी के अंतर्गत 2030 तक पूरे विश्व में टीबी का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसको जो है लॉन्च किया गया था, ये जो हमारा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है इसको 2017 में चलाया गया था। ठीक है, 17 से 25 का ये टारगेट रहेगा। तो चलते नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, ये बताना है। तो फर्स्ट है भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील। तो इसमें देखो पाकिस्तान तो इसमें है, चीन और भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन चीन और ब्राज़ील इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि जितने भी जो हमारे उपनिवेश रहे हैं ब्रिटेन के, वो लगभग सारे जो है कंट्री आपको राष्ट्रमंडल के सदस्य देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चीन और ब्राज़ील इनके उपनिवेश तो रहे हैं, लेकिन ये इनके जो देखने को मिलेगा इनके ये राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं है। तो हमारा 1, 3 और 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4 बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, और ये 54 देशों का एक मतलब स्वैच्छिक संगठन है। इसमें अगर आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, वरना अपनी सदस्यता छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी एक मीटिंग होती है, जिसके चोगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह महामारी प्रवण रोग की निगरानी और शीघ्र पहचान के लिए IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली है। और सेकेंड है, यह विश्व बैंक की सहायता से स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के एक पहल है। या कोविड-19 के प्रकोप की अनुक्रिया में आरंभ की गई थी। तो ये गलत है, ये कोविड-19 की अनुक्रिया में प्रारंभ नहीं की गई थी। इसको जो है 2004 में जो है विश्व बैंक की सहायता से स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो जूनोटिक डिजीज होते हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं, उनके बारे में बात करता है, उनके मतलब जो उनकी प्रवण निगरानी और उनकी पहचान के बारे में बात करता है, ताकि उनका निदान किया जा सके, उनको इरेडिकेट किया जा सके। तो हमारे 1 और 2 हमारे सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा गठित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह संसद समिति राज्य विधायकों और स्थानीय सरकारों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। सेकेंड है कि यह दिशा समिति का अध्यक्ष जिला विशेष का जिला मजिस्ट्रेट होता है। और सी ऑप्शन है कि समिति का अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नामित किया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है, दिशा समिति की बैठकें त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं, जो जिले के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारी इसमें भाग लेते हैं। तो जो ये जिला समिति अध्यक्ष के बारे जिला समिति के बारे में बताया गया है इसमें, तो जो बात करता है ये कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है, जो इसमें बी ऑप्शन की बात करता है ये वाला, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो दिशा समिति का अध्यक्ष जो है ये जिला विशेष का जिला मजिस्ट्रेट नहीं होता है। इसमें आपको जो है वरिष्ठतम संसद जो होता है, सांसद जो वरिष्ठतम इसमें सांसद होता है, वही जिला जो दिशा समिति होती है उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया और ये सारे स्टेटमेंट सही हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि जो जिला संसद समिति होता है राज्य विधायकों और स्थानीय सरकारों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया जाता है। और समिति का अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है। और दिशा समिति की बैठकें त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि भारत में गैर अधिसूचित जातियों के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक गैर अधिसूचित जनजातियां हैं और गैर अधिसूचित जनजातियां SC ST और OBC की श्रेणी में फैली हुई हैं। थर्ड है कि गैर अधिसूचित घुमतू और अर्ध घुमतू समुदायों का विकास एवं कल्याण बोर्ड जनजातीय मामलों के मंत्रालय या प्रशासन के नियंत्रण में के अधीन होता है। तो जो ये इसमें कहा गया है कि ये ग्रामीण मंत्रालय के ये बोर्ड जनजातीय और प्रशासनिक मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है आपको देखने को मिलेगा ये जनजातीय मंत्रालय के अधीन नहीं होती हैं। ये जो हमारा सहकारिता और न्याय मंत्रालय, आपको सहकारिता न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो देखने को मिलता है उसके अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और ये SC ST ये वाली तीनों, ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि सबसे अधिक गैर अधिसूचित जनजाति हैं। सबसे क्या लगभग देखने को मिलेंगी 150। ठीक है, तो सबसे अधिक बोला गया तो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। और इसमें SC ST और OBC श्रेणी में ज़्यादातर ये फैली हुई है। ठीक है, तो हमारे एक और दो स्टेटमेंट सही हो गए, तो ए ऑप्शन हमारा सही है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय अनाज समझौता 1995 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है। तो यह खाद्यान्न की वैश्विक आपूर्ति की और कीमतों को स्थिर करने की क्रियाविधि निर्धारित करता है या खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये जो खाद्य और कृषि संगठन बताया गया इसके अधीन के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद जो होती है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें जो ये कहा गया है कि ये खाद्यान्नों की वैश्विक आपूर्ति और कीमतों की स्थिरीकरण की क्रियाविधि को निर्धारित करता है, तो नहीं, ये गेहूं और मोटे अनाज जो होते हैं इनके मामले में सहयोग और के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है। ठीक है, सहयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी मंच है ये। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, ये तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कोई भी इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि आप सिक्किम से होकर गुजरते हैं तो आपके द्वारा वहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले निम्नलिखित किन पशुओं को देखे जाने की संभावना है। तो फर्स्ट है लाल पाड़ा, सेकेंड है काली गर्दन वाला सारस, और थर्ड है जंगली याक और पिग्मी हॉक। तो देखो, जब आप सिक्किम से जाएंगे तो उसमें आपको लाल पाड़ा देखने को मिलेगा, काली गर्दन वाला सारस देखने को मिलेगा, जंगली याक देखने को मिलेगा, लेकिन ये पिग्मी हॉक ये सिक्किम में नहीं, ये आपको असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा 1 2 3 बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और ये लाल पाड़ा की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, इसीलिए जो है इसको जो है जो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है। और ये काली गर्दन वाला जो सारस है इसको वनरेबल में रखा गया है, और ये जंगली याक इसको भी वनरेबल में रखा गया है, और जो पिग्मी हाक जो असम का है इसको भी क्रिटिकली इंडेंजर में रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, कभी मिलान करने के लिए दे देगी UPSC की, कौन सा किस लिस्ट में है इसके बारे में बताइए, मिलान कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 4-5 मतलब क्वेश्चन देखने को ही मिल जाते हैं UPSC के हर साल। तो इनको आप लोग ऐसे जो न्यूज़ में रहते हैं इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिए कि कौन किस में आता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कि हनी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ये बताना है। तो फर्स्ट है इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी युवाओं को साधारणीय रोजगार और आय प्रदान करना है। सेकेंड है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखो बिल्कुल भी ये इसके अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि क्या होता है, देखो ऐसे जो उद्यम वाले काम होते हैं, रोजगार प्रदान करना है, तो ये या तो भाई आएंगे कि युवा मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, मतलब कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, या तो ये फिर MSME के अंतर्गत आएंगे। तो ये देखो MSME के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो मिशन चलाया गया था तो ये फर्स्ट वाला, तो इसका उद्देश्य सही है कि शहरी रोजगार और युवाओं को साधारण विकास, रोजगार और आय प्रदान करने के लिए, क्योंकि जो है इसे मीठी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये हनी मिशन है, और इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है जो मधुमक्खी के बक्से दिए गए थे जिससे उनका मधुमक्खी का पालन किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है MSME के अंतर्गत है, और खादी मंत्रालय जो खादी उद्योग मंत्रालय की एक पहल है ये। नेक्स्ट है कि हमारा 28 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया टेक फॉर ट्राइबल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है यह नीति आयोग की एक पहल है। सेकेंड है इसका उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जनजाति उपज संग्रहों को उद्यमिता कौशल प्रदान करने का प्रयास करना है। तो इसके बारे में बताना है। तो देखो जो हमारा ये स्टेटमेंट, देखो फर्स्ट वाला तो ये नीति आयोग तो हो ही नहीं सकता, ये तो टेक फॉर ट्राइबल कार्यक्रम जो है ये भी MSME के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये सेकेंड वाला हमारा सही है, क्योंकि ये इसका उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जनजाति उपज संग्रहों को उद्यमिता कौशल प्रदान करने का प्रयास करता है। ठीक है,
तो क्योंकि ये क्या करता है कि आदिवासी जो होते हैं उनका जो वनोपज होता है उनकी क्षमता में बढ़ाने के लिए बात करता है, जो उनके कौशल की बात करता है कि उससे ज़्यादा और ज़्यादा उनको सक्षम बनाया जा सके उसके बारे में। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि संसद सदस्यों का सद्भावना प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है, यह विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधि मंडल भेजकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। बी है कि यह अन्य देशों में राष्ट्रीय नीतियों और विभिन्न क्षेत्रीय उपलब्धियों को प्रस्तुत कराने के उद्देश्य से है। सी है कि महत्वपूर्ण कानून निर्मित करने से पूर्व उच्च न्यायपालिका से कानूनी सलाह लेने के उद्देश्य से है। डी है कि राष्ट्रीय महत्व के कानून बनाने हेतु सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति उत्पन्न करने के उद्देश्य से है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा ये जो है सद्भावना प्रतिनिधि मंडल जो बनाया गया है उसके बारे में है। तो ये देखो बी ऑप्शन सही है, अन्य देशों में राष्ट्रीय नीतियों और विभिन्न क्षेत्रीय उपलब्धियों को प्रस्तुत कराने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है कि टी बोर्ड भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो टी बोर्ड जो बनाया गया था उसके बारे में, तो यह एक सांविधिक निकाय है, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और प्रत्येक 3 वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाता है। तो देखो ये तो हमारा सांविधिक निकाय है, क्योंकि जो टी एक्ट था 1953 का, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसे बनाया गया था और इसका प्रत्येक 3 वर्ष पर पुनर्गठन किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है, उसी के अंतर्गत आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो हमारा 1 और 3 इसमें सही हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 31 क्वेश्चन नंबर पर। इसमें स्टाम्प शुल्क लेन देन को अभिलेखित करने वाले विपन्नों पर स्टाम्प के रूप में लगाया जाने वाला कर है। भारत में स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है तो चेक पर या फिर शेयर अंतरण पर या बीमा पॉलिसी पर। तो देखो ये जो चेक होता है इस पर जो है स्टाम्प शुल्क अब नहीं लगाया जाता है, शेयर अंतरण पर और बीमा पॉलिसी दोनों पर जो स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और चेक पर पहले लगाया जाता था लेकिन अब इस पर छूट प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कि हमारा भारत में निम्नलिखित में से किन पत्तनों को प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। तो फर्स्ट है कि पारादीप पत्तन, मार्मुगोवा, कांडला, चेन्नई। तो इसमें देखो ये 4th वाला ये चेन्नई जो है ये हमारा देखने को मिलेगा, ये कृत्रिम पत्तन है, ये हमारा तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही नहीं है। लेकिन पारादीप ये तो उड़ीसा में पड़ता है, ये हमारा जो है प्राकृतिक पत्तन है, ये सबसे गहरा पत्तन देखने को मिलेगा। मार्मुगोवा ये गोवा में मिलता है, ये खुले प्रकार का एक पत्तन है। और कांडला जो है ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ये मतलब आश्रय पत्तन है। ठीक है, तो ये मतलब तीनों हमारे स्टेट सही हैं, तो 1, 2, 3 सही हैं और चेन्नई वाला कृत्रिम पत्तन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास शहरी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मिशन के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया को घर स्वामिनी एवं सह स्वामिनी होने के लिए अनिवार्य प्रावधान किया गया है। सेकेंड है, इस योजना का लाभ केवल नए घर का निर्माण करने वालों के लिए उठाया जा सकता है। थर्ड है, इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी के साथ कोई अधिमान्य व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो ये देखो हमारा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट तो हमारा सही है, लेकिन ये केवल जो है नए के लिए तो नहीं, ये नए और पुराने दोनों की बात करता है। ठीक है, अगर पुराने हैं तो उनके लिए सहायता राशि दी जाएगी ताकि वो उनका मतलब निर्मित कर सके, जिसमें जो उसमें कम है, जैसे स्नान मतलब बाथरूम कम है, या जो तुम्हारा कारपेट एरिया कम है, या फिर बाथरूम कम है, तो इन चीज़ों के लिए वो मतलब बनाने के लिए देता है, शौचालय के लिए देता है। तो इन चीज़ों के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, आवंटित किए जाते हैं, तो उनका पुनर्निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, और इस जो कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत लाभ का कोई अधिमान्य व्यवहार नहीं है, तो नहीं, इसमें अधिमान्य किया गया है। जो SC ST होते हैं, OBC होते हैं, माइनॉरिटी हैं, दिव्यांग हैं और अदर जो ये लोग होते हैं, इनको भी अधिमान्य किया गया है, इसमें मतलब शामिल किया गया है। पहले उनको दिया जाएगा, उसके बाद जो है ये सुविधाएं दूसरों को प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकेंड और थर्ड, लेकिन फर्स्ट हमारा सही है इसमें, तो ऑप्शन सी सही हो गया इसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर पे। भारत सरकार ने हाल ही में इको मैंने इको नेटवर्क का लोकार्पण किया है। तो इसका क्या मतलब मूल उद्देश्य है। तो विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में अंतर विषयी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से। सेकंड बी है कि प्रमुख शहरों में
ध्वनि प्रदूषण का स्तर नापने के उद्देश्य से। सी है प्रभावी पुलिसिंग के लिए व्यापक और एकीकृत प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से। डी है कि तकनीकी और ऋण सहायता के माध्यम से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से। तो इसमें बताना है कि जो इको है ये किसके बारे में बात करता है। तो देखो ये जो हमारा है इसका स्टेटमेंट की बात करें तो जो हमारा जो इको के बारे में बात करता है ये फर्स्ट वाला इसमें सही है, क्योंकि विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में अंतर विषयी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। क्योंकि इससे होगा क्या कि भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण है इसके प्रति जो है रिसर्च, नॉलेज और अवेयरनेस फैलाई जा सके, इसके बारे में ये इको बात करता है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिए गए हैं युग्म को विचार करना है, मतलब इसमें मिलान करना है। तो रक्षा उपकरण दिए गए हैं और उसके उनके प्रकार दिए गए हैं कि किस प्रकार का ये रक्षा उपकरण है। तो स्पाइक 200, तो इसके बारे में ये एक बम है। और नास NASAMS सेकेंड ये मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, और थर्ड है कि हेराक MK सेकेंड तो मानव रहित वाहन है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि स्पाइक ये 200 ये बम है, ये इजराइल से ख़रीदा गया है। ठीक है, और 2000 जो स्पाइक 2000 है ये बम है, ये इजराइल से ख़रीदा गया है। और ये NASAMS सेकेंड ये मिसाइल प्रणाली है जो USA से ख़रीदी गई है, जो NCR रीजन में लगाई जाएगी, जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो अभी बहुत चर्चा में था, जो हमने ख़रीदा है, उससे डील की है। ठीक है, उसी के बारे में ये बात करता है, जो हवाई हमलों को जो है उन्हीं मतलब वहीं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। और राजधानी पे मतलब जो जहाँ इसे नियुक्त किया जाएगा, लगाया जाएगा, वहाँ उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी अगर मिसाइल आती है तो उसको वहीं टारगेट करके उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये वाला ये सिस्टम है USA का। ठीक है, इसी के बारे में बात करता है। और ये एक हेराल्ड MK3 ये मानव रहित वाहन है। ठीक, हवाई वाहन है। ठीक, तो हमारे तीनों सही हैं, मिलाना है तो डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रेस परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह देश के समाचार पत्रों के स्वामित्व वाली गैर लाभकारी सहभागी सहकारी संगठन है, और इसमें संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि हैं, और इस पर प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित करने और देश में समाचार पत्रों के मानक में सुधार लाने का उत्तरदायित्व है। तो जो इसमें कहा गया है, तो देखो ये फर्स्ट वाला हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये एक लाभकारी नहीं है, कि ये स्वतंत्र निकाय है, जो एक सांविधिक निकाय है, जो भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम जो था 1978 का, उसी के अंतर्गत जो इसे नियुक्त किया मतलब बनाया गया था। और ये एक अर्धन्यायिक निकाय भी है, इसके अर्धन्यायिक शक्ति भी प्राप्त है इसको। ठीक है, तो ये हमारा सही नहीं है, और सेकेंड और थर्ड हमारे दोनों सही हैं, तो बी ऑप्शन सही हो गया इसका 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के वृद्धों, विधवाओं और भिन्न रूप से सक्षम लाभार्थियों को सामाजिक सहायता प्रदान करता है। सेकंड है कि यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं जिसके अंतर्गत राज्य या राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्र सहायता प्रदान की जाती है, और इस कल्याणकारी योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये देखो इसमें जो कहा गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, तो इसमें जो ये गलत है, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट की जाती है ये हमारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इम्प्लीमेंट की जाती है, तो ये हमारा गलत है। और ये फर्स्ट और सेकंड जो है हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार हैं वो वृद्धों विधवाओं को भिन्न रूप से सक्षम और लाभार्थियों को सामाजिक सहायता प्रदान करता है। और सेकेंड या केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को 100% केंद्रीय सहायता मिलती है। और ये आर्टिकल जो आपका देखने को मिलता है 41, उसी के अंतर्गत ये की जाती है। और ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जो कार्यक्रम है इसको 1995 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो हमारा सही हो गया 1 और 2, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया 1 और 2। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो यह है कि यह जीवन के लिए खतरनाक प्रमुख रोगों के उपचार है तो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर सकता है, और इसका प्रबंधन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है। तो जो ये हमारा है ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये है ये जीवन के लिए खतरनाक प्रमुख रोगों जैसे कौन से हैं कि जो हृदय से जो रोग संबंधित है, गुर्दे से रोग हैं, यकृत से रोग हैं, या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, इन रोगों के बारे में बात करता है। और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष के संदर्भ में, मतलब NII
एफ के बारे में बात करता है। तो यह भारत में विदेशी और अवसंरचना निवेश के एक ऋण कोष है। ये सेकंड है, या घरेलू के साथ साथ विदेशी दोनों निवेशकों से धन जुटा सकता है। थर्ड है कि सेबी द्वारा इसका विनियमन किया जाता है। तो जो इसमें कहा गया, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में जो NIIF है इसके बारे में सही है, क्योंकि यह भारत और विदेशी अवसंरचना निवेश के लिए ऋण का एक कोष है। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। भारत के लिए केवल इसमें नहीं, ये फर्स्ट वाला इसमें गलत है, क्योंकि ये भारत के लिए, भारत की कोष के लिए नहीं, मतलब विदेशों की अवसंरचना निवेश के लिए कोष के लिए नहीं है। ये जो बुनियादी संरचना है उसके जो भारत में विकास करने के संबंध में ये किया गया है, तो ये गलत हो गया। ये घरेलू के साथ साथ विदेशी दोनों निवेशकों से धन जुटाता है, तो ये सही है, क्योंकि ये दोनों से धन जुटाता है, मतलब दोनों का इन्वेस्ट करवाता है, और इसे भी द्वारा नियमित किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट है कि समाज में मुख्य रूप से छात्रों के बीच विज्ञान की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के में संलग्न राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। सेकेंड है कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। तो जो इनके बारे में ये बताया गया है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट में जो ये फर्स्ट वाला ये गलत है, क्योंकि जो देखो, अगर ये संग्रहालय जैसी कोई अगर बात आ जाती है तो ये इसमें होता ही नहीं है। ये तो मतलब सीधे सीधे है कि मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो होती है उसके अंतर्गत आता है, तो ये गलत हो गया सेकेंड वाला स्टेटमेंट। फर्स्ट लेकिन हमारा सही है, क्योंकि ये चयनित छात्रों के लिए जो ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन होता है, उनकी प्री जो होती है, प्री डिपार्चरिंग ट्रेनिंग होती है, उनके बारे में जो आयोजन कराता है। ठीक है, तो ये हमारा ये फर्स्ट वाला सही हो गया इसमें। नेक्स्ट है कि भारत भवनों के निर्माण एवं रखरखाव और अग्नि सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देशों को समाविष्ट करने वाली भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता प्रकाशित की जाती है। तो फर्स्ट नीति आयोग द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है। जो ये भारतीय मानक ब्यूरो है इसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो भवनों के निर्माण, रखरखाव और अग्नि सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देशों को, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में है, तो ये आप लोग याद रखिए इसके बारे में। ये जो मतलब अभी न्यूज़ में था ना, ये मतलब भवन निर्माण के बारे में बहुत ज़्यादा वो एक नीति आई है, उसी के बारे में बात करता है, तब ये न्यूज़ में था थोड़ा सा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि वित्तीय सूचना इकाई भारत FIU इंडिया के संबंध में निम्नलिखितों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो यह एक संघीय वित्तीय लेन देन से संबंधित मामलों की जांच करने वाली केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है। इसमें धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह एक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा कहा गया है कि ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल सही है, और सेकेंड भी सही है। इसमें धन संशोधन निवारण अधिनियम PLA जो है 2002 का के अंतर्गत अर्ध न्यायिक शक्तियाँ की भी प्राप्त हैं। लेकिन जो ये कहा गया है कि ये जांच करने वाली केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है, तो नहीं, ये जांच नहीं करती है, ये जांच नहीं करती हैं, ये सहयोगात्मक कार्य के बारे में बात करती है, मतलब सहयोग में उसमें बढ़ावा देने में सहयोग करती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये बी ऑप्शन सही हो गया, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 43 क्वेश्चन नंबर। इसमें ग्रामीण अवसंरचना विकास के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह चालू ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करता है। सेकेंड है, इसका बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणायन लक्ष्य में कमी से वित्त पोषण किया जाता है या नाबार्ड के दायरे में आता है। तो जो इसमें कहा गया है कि ये हमारा जो बात करता है, तो ये तीनों स्टेटमेंट ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। और इसकी स्थापना जो की गई थी, जो RIDF मतलब ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, तो इसकी 1995 से 96 में इसकी स्थापना की गई थी, जो ग्रामीण विकास के लिए बात करता है। नेक्स्ट है कि 44 क्वेश्चन नंबर। इसमें हाल ही में सुर्खियों में रहे जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स के संदर्भ में संगठन के बारे में बताना है कि कौन जारी करता है। तो फर्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UN, और हमारा विश्व बैंक, और डी है कि एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक सहयोग। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP है, यही जो है इसको जारी करता है।
और ये पहला जो जारी किया गया है जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो मापदंड की बात करें कौन कौन सी होती है, तो राजनीति, कार्य, शिक्षा और लैंगिक समानता, ये 4 इसके मानक रखे गए हैं। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, उसमें डिटेल में दिया गया है, तो उसमें अच्छे से वैसे तो इतना ही पूछा जाएगा। ये मानक याद रखिए इसका, और पहली बार जारी किया गया है तो ये पूछने का चांसेस है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुख्यतया किसके प्रयासों से भारत में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना की गई थी। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है लैंसडाउन, बी है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो इसका जो बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कर्जन है, इनके ही काल में इसकी स्थापना की गई थी, लॉर्ड कर्जन के, क्योंकि जो और इसकी जो विक्टोरिया हॉल है इसकी स्थापना जो कोलकाता में की गई थी 1906 में, ठीक है। मतलब शिलान्यास 6 में इनका कर दिया गया था। 1921 में ये जनता के लिए खोला गया था, और ये जो रानी विक्टोरिया थी उन्हीं की मतलब स्मृति में बनवाया गया था। नेक्स्ट है प्रायः सुर्खियों में रहने वाला आकृतिकृतिक फोर्स के संदर्भ में बताना है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। बी है कि शैक्षिक सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिला सशक्त बलों को तैनात करना। और सी है हिमालयी राज्यों में एक आपदा न्यूनीकरण जागरूकता बल उपलब्ध कराना। डी है कि महासागरीय शहरों में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक सतर्कता समूहों को प्रशिक्षित करना। तो जो इसके बारे में कहा गया है, तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था इसका जो उद्देश्य था। जो आकृतिक फोर्स बनाया गया था, इसका यही मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा 47 क्वेश्चन नंबर में दिए गए हैं विभिन्न सामाजिक हस्तक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं दी हैं और लाभार्थी दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो फर्स्ट है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, तो इसमें विशेष रूप से 60 वर्ष की अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हेतु। आम आदमी बीमा योजना विशेष रूप से निर्धनता रेखा के नीचे नागरिकों हेतु। और अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र हेतु किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, जो मतलब जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत हैं। फोर्थ है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना विशिष्ट रूप से जन धन खाता धारकों को। तो इसमें बारे में बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखो इसमें जो है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड जो है, जो फर्स्ट है वय वंदना योजना के बारे में विशेष रूप से 60 वर्षों के लिए आयु की वरिष्ठ नागरिकता हेतु जो मतलब वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये है। और अगर जो बात करें हम थर्ड की, तो ये अटल पेंशन योजना असंगठित श्रमिकों हेतु है, जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं शामिल है, ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन ये जो कहा गया है ये गलत है हमारा। जो विशेष रूप से निर्धनता रेखा के नीचे, तो इसमें विशेष रूप से नहीं, इसमें निर्धनता से नीचे और निर्धनता के समीप जितने नागरिक हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया इसमें, तो ये गलत हो गया हमारा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के बारे में बात करें तो ये विशिष्ट रूप से जो कहा गया है कि जनधन योजना, तो नहीं, ये आम आदमी सभी आम आदमी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये जो 18 से 70 की वर्ष की जो दुर्घटना 18 से 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जो दुर्घटना होने पर इनको जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो हमारा 1 और 3 इसमें सही हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाना है। सेकेंड है इस नीति को सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर अवसंरचना विकास की परिकल्पना की गई है। थर्ड है कि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र इस नीति का महत्वपूर्ण साधक है, तो मतलब साधन है। तो इसमें देखो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये 50% जो कहा गया ये गलत है, 25% का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और ये सेकेंड हमारा सही है और थर्ड भी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी इसमें सही हो गया, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन नंबर। इसमें राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता के संदर्भ में बताना है कि कौन सही है। तो फर्स्ट है इससे रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के संबद्ध एक कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। यह रासायनिक हथियार निषेध संगठन के साथ प्रभावी सहयोग है तो राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो देखो ये सेकंड स्टेटमेंट तो इसका सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये मंत्रिमंडलीय जो सचिवालय है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार को रखा गया, समझौते को रखा गया है, ठीक है।
तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर मिलान करना है, तो खाने दी गई हैं और खनिज दिए हुए हैं। तो मझगवां यूरेनियम, बालाघाट मैग्नीज, चुकंदा क्रोमाइट और खेतड़ी तांबा। तो देखो इसमें सुमेलित करना कि कौन सी सुमेलित हैं। तो देखो ये जो मझगांव हैं, ये मझगांव में तो आपको यूरेनियम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एमपी में देखने को मिलती है हीरा की खान है, ठीक है। तो ये तो हमारी गलत है। लेकिन ये बालाघाट, ये इसकी बात करें तो ये हमारी सही है, क्योंकि मैग्नीज की खान है, ये एमपी में आपको देखने को मिलती है। सुकिंदा की बात करें तो क्रोमोलाइट की खान है, ये उड़ीसा में, ये भी आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा में। और अगर खेतड़ी की बात करें तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, ये तांबे की खान है, ठीक है। तो हमारा 2, 3, 4 ये सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। तो हमने यहाँ 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और 50 आपको कल या तो आज ही, अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं आज ही इसको अपलोड कर दूंगा, या तो वरना कल आपको बिल्कुल मिल ही जाएंगे, ठीक है। और आज कल का जो है हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, थोड़ा समय नहीं मिला, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आपका जो है डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा, आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी बहुत ही ईजिली, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी वहाँ से, ठीक है। और अगर जो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ अगर आप लोग PCS का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं PCS की भी टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो DIS की टेस्ट सीरीज है, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं वो PCS के लिए, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उनकी भी मैंने बना रखी है। तो जो है वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग उसमें बता सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।